प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान में सांख्यिकी का क्षेत्र, महत्व और सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने सांख्यिकी के परिचय के अंतर्गत सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा और उद्भव के बारे में अध्ययन किया और उन अर्थ, परिभाषा और उद्भव से हमने ये जाना कि सांख्यिकी का उदय किस प्रकार हुआ और किन शब्दों से हुआ, उसका अर्थ क्या है और इनकी विभिन्न परिभाषाएं किस प्रकार है। उसमें हमने ये जाना कि सांख्यिकी का उदय राज्य से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने से हुआ था और कालांतर में इसका उपयोग ज्योतिषियों द्वारा किया जाने लगा। उसके बाद सरकार द्वारा और विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाने लगा और सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा। लेकिन वर्तमान तक आते आते इसका क्षेत्र इतना विकसित हो चुका है कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो रही है। सांख्यिकी के क्षेत्र को जानने के लिए इसकी विषय सामग्री को हमें समझना आवश्यक है और इसकी विषय सामग्री और क्षेत्र को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है और अनेक विद्वानों ने इसके क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। पहला है सांख्यिकी विधियां और दूसरा है व्यावहारिक सांख्यिकी। प्रथम भाग के अंतर्गत जब हम देखते हैं सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत, तो यूल और कैंडल ने इसे इस प्रकार से परिभाषित किया है। यूल और कैंडल कहते हैं कि ये वे विधियां हैं जिनका प्रयोग विभिन्न कारणों से प्रभावित समंकों, संख्यात्मक तथ्यों की व्याख्या करने अथवा स्पष्टीकरण करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत जो मूल कार्य हैं उनको हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं और उनको इन बिंदुओं द्वारा हम अलग अलग स्टेप्स में, अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है समंकों का संग्रहण। यद्यपि स्टेप्स के बारे में हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में भी देखा था और पूर्व के व्याख्यान के अंत में हमने देखा था कि वास्तव में सांख्यिकी की कितनी अवस्थाएं हैं, उनको हम विस्तार से यहाँ पे समझेंगे। सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत पहला जो कार्य है, सबसे पहला वो है समंकों का संग्रहण, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी किसी भी अध्ययन या अनुसंधान से संबंधित सबसे पहला कार्य हमारा उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना होता है और सांख्यिकी के अंतर्गत हम तभी विश्लेषण कर सकते हैं जबकि सूचनाएं समंकों में प्राप्त हो, अर्थात अध्ययन या अनुसंधान से संबंधित समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरा कार्य है या दूसरा स्टेप है समंकों का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जब हम एक बार समंकों को एकत्रित कर लेते हैं, अर्थात सूचनाओं को संख्यात्मक तथ्यों के रूप में एकत्रित कर लेते हैं, तो उनको अलग अलग गुणों, विशेषताओं या लक्षणों या उनकी सजातीयता के अनुसार उनको बांटते हैं, विभाजित करते हैं और अलग अलग समूहों में रखते हैं, जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं, समंकों का वर्गीकरण। उसके बाद वर्गीकरण होने के बाद उन समूहों को, उन वर्गीकृत आंकड़ों को हम सारणियों में विभक्त करते हैं, सारणियों में लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं समंकों का सारणीयन, टेबुलेशन ऑफ डाटा, जिसे हम पंक्तियों और स्तंभों यानी रोज और कॉलम्स में डिवाइड करके लिखते हैं। यद्यपि जब हम समंकों का सारणीयन करते हैं तो जो सारणियाँ बनती हैं उनको हम तीन श्रेणियों में रख सकते हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। जब हम समंकों के एकत्रितकरण की बात करेंगे या अध्ययन करेंगे, उस समय हम इन तीनों श्रेणियों को विस्तार से समझेंगे। और वैसे भी सांख्यिकी के विद्यार्थी को सबसे पहले इन तीनों श्रेणियों के बारे में जानना आवश्यक होता है, तभी वह सही सूत्र, सही विधि अपनाकर किसी भी प्रश्न को हल कर सकता है या किसी भी माध्य के निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। इसके बाद चौथा जो स्टेप है, चौथा जो कार्य है, वो है समंकों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। समंकों का प्रस्तुतिकरण यद्यपि टेबल के द्वारा भी किया जा सकता है या जब बहुत ज़्यादा विस्तृत आंकड़े हो तो टेबल्स के द्वारा दिया जाता है। उस समय एक उलझन सा जैसा लगता है, लेकिन इनको सुंदर तरीके से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, चित्रों और रेखा चित्रों द्वारा, डायग्राम्स और ग्राफ्स द्वारा आकर्षक तरीके से और प्रभावशाली तरीके से
प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे एक ही झलक में उन समंकों का निचोड़ या निष्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। कई बार हम किसी जगह जाते हैं, वहाँ पे आंकड़ों को डायग्राम्स में या बार डायग्राम्स में या चित्रों में या वृत्त चित्रों में जब देखते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में वो चित्र घर कर जाते हैं और हमारे समझ में बैठ जाते हैं। अगला स्टेप है, अगला जो कार्य है वो है समंकों का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ डाटा। जब हम समंकों को एकत्रित कर, वर्गीकृत कर, सारणी में रखने के बाद में और डायग्राम या चित्रों के द्वारा दिखाने के बाद भी यदि हम उसको एनालिसिस करना चाहते हैं तो सांख्यिकी विधियों द्वारा हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अनेक प्रकार की विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले प्रथम श्रेणी के माप है, फिर द्वितीय श्रेणी के माप है। यानी प्रथम श्रेणी का माप अर्थात समांतर माध्य, मध्य का बहुलक, जिसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी कहते हैं। द्वितीय श्रेणी के माप यानी कि जो विचलन के माप जितने भी है, चाहे वो माध्य विचलन हो और प्रमाप विचलन हो या चतुर्थक विचलन हो आदि। इसके बाद निर्वचन व व्याख्या करना अर्थात इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी कि हमने जो कुछ भी एकत्रित किया है और जो विश्लेषण किया है सांख्यिकी विधियों के आधार पर, उसका निष्कर्ष क्या निकला है, उससे क्या नियम प्रतिपादित हो सकते हैं या किन नियमों को हमने पुनः प्रतिपादित करने के लिए ये जो कवायद की है उसके बारे में क्या निचोड़ निकल के आ रहा है, उसकी व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना। और उसके बाद है फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान, अर्थात भूतकाल की घटनाओं और वर्तमान को देखते हुए भविष्य के बारे में अनुमान लगाना इसकी अंतिम स्टेप है। और इसके बाद हम व्यवहारिक सांख्यिकी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरा विषय सामग्री का दूसरा भाग है। व्यवहारिक सांख्यिकी यानी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, सांख्यिकी विधियां सांख्यिकी पुस्तक का वह भाग है जिसमें हम सांख्यिकी के विभिन्न माध्यों और मापों का सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, जबकि व्यवहारिक सांख्यिकी में मानव जीवन के विभिन्न आयामों में प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को संख्यात्मक तथ्यों के उदाहरण लेकर उनका प्रायोगिक रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा विषय सामग्री के अंतर्गत, वो एक पुस्तक के रूप में हम जो पढ़ते हैं, अर्थात हम सैद्धांतिक रूप में जब पढ़ते हैं वह सांख्यिकी, और व्यवहारिक सांख्यिकी अर्थात उन सिद्धांतों को, उन नियमों को, उन विधियों को हम हमारे जीवन में किस तरह से अपनाते हैं या लागू करते हैं, इसे हम व्यवहारिक सांख्यिकी कहेंगे। और व्यवहारिक सांख्यिकी के 3 भाग है। पहला है वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी अर्थात डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ा है और उसके आधार पर जीवन से संबंधित किसी भी समस्या या किसी भी अनुसंधान या अध्ययन के बारे में जो कुछ भी हमने जाना है, उसका व्याख्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना या व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। जैसे कि एक देश की जनसंख्या के बारे में आंकड़े एकत्रित किए और आंकड़ों का जब हम केवल व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसी तरह से व्यापार के आंकड़े एकत्रित करके उनको व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो ये वर्णनात्मक व्यावहारिक सांख्यिकी हुई। अर्थात हम कोई भी बात समूहों के आधार पर कह रहे हैं लेकिन व्याख्यात्मक रूप में कह रहे हैं। दूसरा है वैज्ञानिक व्यावहारिक सांख्यिकी यानी साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंतर्गत जब भी कभी नए सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं या पुराने सिद्धांतों को पुनर्स्थापित किया जाता है, प्रामाणिकता सिद्ध की जाती है, तो ऐसे में उनसे संबंधित समंकों को एकत्रित कर उनका सांख्यिकी विधियों द्वारा विश्लेषण कर निर्वचन अर्थात उन सिद्धांतों का पुनर्स्थापन करना या फिर नए सिद्धांत या नए नियम स्थापित करना, यह वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी कहलाती है। अर्थात वैज्ञानिक विधि के आधार पर हम वास्तविक जीवन में अध्ययन करते हुए उनको नियमों को प्रतिपादित करें या फिर हमारे जीवन में उन सबको अपनाएं। तीसरा है व्यावसायिक व्यवहारिक सांख्यिकी अर्थात बिजनेस अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स।
वर्तमान में व्यावसायिक समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं समाधान हेतु सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग आधिकारिक तौर पे किया जाता है, चाहे वो परिकल्पना परीक्षण हो, काल श्रेणी विश्लेषण हो, प्रतिगमन विश्लेषण हो, रेखीय कार्यक्रम हो या अन्य सांख्यिकी विधियां हो। हम वर्तमान में व्यावसायिक घटनाओं को इन सांख्यिकी विधियों के सहायता से सरल तरीके से समझ सकते हैं या उनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जैसा कि हम शेयर मार्केट के अंतर्गत देखते हैं या अन्य किसी भी व्यावसायिक घटनाक्रम में देखते हैं कि किस तरह से दिन भर शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव जो हम देखने को मिल रहा है। इस तरह के सांख्यिकी का व्यवहार में उपयोग लेना, व्यावसायिक व्यवहार में उपयोग लेना व्यावसायिक व्यावहारिक सांख्यिकी कहलाती है। अर्थात सांख्यिकी के क्षेत्र को हमने दो भागों में समझा कि एक तो वह सांख्यिकी जो कि सैद्धांतिक रूप में हमें समझाती है, दूसरी उस सैद्धांतिक सांख्यिकी का हमारे जीवन में किस तरह से हम उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं सांख्यिकी के महत्व की तरफ, और जब हम सांख्यिकी के महत्व को देखते हैं तो पुनः वही बात याद आ जाती है कि किस तरह से सांख्यिकी उदय राज्य के शासन से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए हुआ था और किस तरह से कालांतर में ज्योतिषियों द्वारा इसे अपनाया गया और कालखंड और भविष्य के बारे में भविष्यवाणी के लिए किया गया। उसके बाद में सरकारों द्वारा या फिर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए या फिर दैनिक जीवन में इसका किस प्रकार दखल हो गया है और किस तरह से हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसके लिए एक उक्ति भी है कि वर्तमान में न केवल भूत और वर्तमान के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वरन साथ ही सभी क्षेत्रों में विषयों में भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाने और भविष्यवाणियाँ करने में मददगार साबित हो रही है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके महत्व को, सांख्यिकी के महत्व को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं और अलग अलग क्षेत्रों या अलग अलग विषयों में किस तरह से सांख्यिकी का महत्व है उसको हम व्यवस्थित तरीके से इन बिंदुओं के सहायता से समझ सकते हैं। पहला बिंदु हमने लिया है शासन प्रबंध में महत्व। चूँकि सांख्यिकी का उदय ही शासन प्रबंध से संबंधित था, राज्य से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना था, इसलिए सबसे पहला जो महत्व या सबसे पहला उपयोग सांख्यिकी का शासन प्रबंध के संबंध में ही है। न केवल प्राचीन काल में बल्कि वर्तमान में भी सरकारें इसका बहुतायत में उपयोग करती है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, व्यवसायिक क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या अन्य जनहितकारी योजनाओं के आकलन से संबंधित हो, अनेकों अनेक। इवन मैं तो ये कहूँगा न केवल राष्ट्रीय आय की गणना में, बजट निर्माण में, जनहितकारी योजनाओं के आकलन और अनुदान आवंटन में, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी संख्यात्मक तथ्य एकत्रित करने में हो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो कोविड-19 महामारी फैली हुई है उसकी भयावहता का आकलन करने के लिए और संक्रमितों की संख्या, मरने वालों का परसेंटेज या आने वाले समय में किस तरह से ये कंट्रोल की जा सकती है या किस तरह से ये भयावह हो सकती है, उसके बारे में भी हर दिन आंकड़े एकत्रित करके और उनका विश्लेषण किया जाता है सांख्यिक विधियों द्वारा और उनके बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है। दूसरा है व्यवसाय व वाणिज्य में महत्व। अभी जब हम क्षेत्र के सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे तो व्यावसायिक व्यावहारिक सांख्यिकी के बारे में मैंने बताया था। तो किस तरह से व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बढ़ गया है, न केवल परंपरागत व्यापार और व्यवसाय में, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो ऑनलाइन व्यापारिक गतिविधियाँ होती है उनमें भी सांख्यिकी विधियों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने लगा है, चाहे वो बाजार शोध के लिए हो, चाहे स्टॉक बाजार के लिए हो, चाहे विक्रय के लिए हो, उत्पादन के लिए हो, प्रतिस्पर्धी फर्म के उत्पादन और विक्रय से संबंधित आंकड़ों से हो, या फिर एक आजकल तो हर कंपनी एक अलग से डाटा साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित मैनेजर या इस तरह की पोस्ट रखते हैं जो
केवल और केवल बिग डाटा या उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करती है और उन कंपनी को बताती है कि किस तरह से सेल बढ़ाई जा सकती है। तीसरा जो बिंदु हम ले सकते हैं वो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्व। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का तो गहरा संबंध है। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि सांख्यिकी समंक तथा सांख्यिकी विधियां आर्थिक समस्या को समझने व आर्थिक नीतियों के निर्धारण में बहुत सहायक है। अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्रों और समस्त शाखाओं से संबंधित विविध नियमों व सिद्धांतों का विश्लेषण, प्रतिपादन और पुष्टिकरण समंकों और सांख्यिकी विधियों की सहायता से ही किया जाने लगा है। अर्थशास्त्र में संख्यात्मक तथ्यों की निर्भरता के बारे में मार्शल कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि समंक वे तिनके हैं या स्ट्रॉ है जिनसे मैं भी अन्य अर्थशास्त्रियों की तरह ही अर्थशास्त्र की ईंटों के बनाने यानी नियमों के प्रतिपादन में काम में ले रहा हूँ। वास्तव में अर्थशास्त्री की परीक्षणशाला के यंत्र और संयंत्र सांख्यिकी और सांख्यिकी विधियां हैं, सांख्यिकी सूत्र हैं। इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी या समंक या सांख्यिकी विधियां न केवल आर्थिक नीतियों के बारे में सहायक है अपितु इनकी सफलताओं के मूल्यांकन में भी अति उपयोगी है। चाहे वो नियोजन काल से संबंधित हो, चाहे नीति निर्धारण में हो, चाहे नई नीतियां बनाने में हो, चाहे किसी भी योजना के आकलन से संबंधित हो या उसके पूर्वानुमान से संबंधित हो, सभी में। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक विकास से संबंधित जो मॉडल है वो कितने सही साबित हो रहे हैं या उनका निर्धारित समय में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का बहुत महत्व बढ़ गया है। अगला बिंदु हम ले रहे हैं भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञान में महत्व। इस संबंध में कहें तो चाहे कोई सा भी विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, सभी विज्ञानों में सांख्यिकी का महत्व बहुत ही अधिक है। चाहे हम कोई सा भी एक ले लें, मान लेते हैं खगोल विज्ञान की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जब खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें तो जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई भी मिसाइल प्रक्षेपित की जाती है तो मिसाइल प्रक्षेपण में भी जब उसके समय की कैलकुलेशन की जाती है और किस तरह से वो किस स्पीड से ऊपर जाएगा और किस तरह से स्पीड का कैलकुलेशन किया जाएगा और किस जगह जाकर ये कितना इसका जो है ईंधन खर्च होगा और इसका हिस्सा टूटता जाएगा और कैसे जाके प्रक्षेपात्र अपने धुरी पर जाके स्थित हो जाएगा, हर पल की सांख्यिकी विधियों की सहायता से विश्लेषण किया जाता है। ठीक इसी तरह से जीव विज्ञान हो, मौसम विज्ञान हो, वनस्पति हो, हर एक क्षेत्र में सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया जाता है। और ख़ास करके आधुनिक युग में जबकि अनुसंधान और शोध सभी इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं जिनमें सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में जब हम कहते हैं तो किसी मरीज को जब हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसकी यदि वो गहन बीमारी से ग्रसित है और इंटेंसिव चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसके हर घंटे उसकी रीडिंग ली जाती है, उसकी पल्स रेट की रीडिंग ली जाती है, उसकी हार्ट बीट की रीडिंग ली जाती है। उसके बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है कि इसको कौन सी दवाई दी जानी चाहिए, इसको किस जगह रखना ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से वर्तमान में हम देख ही रहे हैं कोविड-19 से संबंधित किस तरह से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और किस तरह से उसका विश्लेषण करके किस तरह से हम लोगों तक वो जानकारी पहुँचाई जाती है। फिर हम बात करें अगले बिंदु के रूप में अनुसंधान में महत्व के रूप में, तो आजकल वर्तमान युग में हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई कंपनी हो, हर एक क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक अलग से शाखा ही उत्पन्न हो गई। चाहे वो कंपनियां हों, फर्में हों, उत्पादन इकाइयाँ हों या सरकार हो, हर एक को इसकी आवश्यकता हो गई है। और सांख्यिकी विधियों की सहायता से समंकों को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, उनके बारे में निष्कर्ष निकालना, व्याख्या करना और निर्णय लेना, ये सभी सांख्यिकी विधियों की सहायता से हो रहे हैं।
अन्य महत्व के संबंध में जब हम देखते हैं तो इसके अलावा भी ये सांख्यिकी हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका बहुत महत्व है। जैसे हम कहें कि हमारे परिवार की मासिक आय क्या है, मासिक औसत व्यय कितना है, प्रतिदिन हम दूध कितना ले रहे हैं, या हमने पिछले 6 महीने में जो दूध पर खर्चा किया है वो प्रतिदिन खर्चा कितना आ रहा है, अनेक अनेक। इसी तरह से सांख्यिकी बैंकर्स, दलाल, बैंक, बीमा कंपनियों, बीमा एजेंट्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, किसानों आदि सभी के लिए बहुत उपयोगी है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है और मानव कल्याण में वृद्धि में सांख्यिकी एक प्रकार से कार्य साधक सिद्ध हो रही है। लेकिन सांख्यिकी तभी उपयोगी सिद्ध होती है जबकि संख्यात्मक तथ्य पर्याप्त हो और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वो शुद्ध हो। और ये जो अंतिम लाइन मैंने जो बोली है उसके साथ ही सांख्यिकी की सीमाएं शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं या अभी जो पढ़ा है दोनों व्याख्यानों में, हमें लग रहा है कि सांख्यिकी सब कुछ है या सांख्यिकी हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन सांख्यिकी सभी समस्याओं का अपने आप में हल नहीं है, केवल और केवल यह माध्यम हो सकती है। निर्णय हमें ही लेने होते हैं और उचित निर्णय किस तरह से लिए जाएं इसमें ये मदद ज़रूर कर सकती है, लेकिन तभी से कर सकती है जबकि संख्यात्मक तथ्य में सूचनाएं उपलब्ध हो, पर्याप्त मात्रा में हो और वो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो शुद्ध हो, विशुद्ध हो। इसलिए हमें इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि सांख्यिकी के उपयोग और महत्व का अध्ययन करने के उपरांत ये लगने लगता है कि सांख्यिकी अनेक विषयों के अध्ययन के लिए एक मुख्य औजार के रूप में उपयोगी है और ऐसे हैं जैसे मरीज के लिए चिकित्सक के परामर्श की पर्ची। लेकिन सांख्यिकी की अपनी सीमाएं हैं। यद्यपि सांख्यिकी का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तथापि यह कोई जादू नहीं है जो प्रत्येक समस्या का समाधान कर सके, वरन सांख्यिकी समस्या से संबंधित पर्याप्त और विशुद्ध संख्यात्मक तथ्य उपलब्ध होने पर विश्लेषण से उसे भली भांति समझकर उसके निदान के सुझाव प्रस्तुत करने में मदद कर सकती है। सांख्यिकी की सीमाओं को हम इन बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती, अर्थात हम जब इसके अर्थ को पढ़ रहे थे तो उसमें बहुवचन के रूप में देखा था, यानी कि समंक हो, यानी एक कोई अंक हो तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। किसी भी समस्या या किसी भी अनुसंधान या अध्ययन से संबंधित अंकों का समूह होना जरूरी है, तभी ये कुछ सहायता कर सकती है या सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, यह गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती, अर्थात किसी भी अनुसंधान या अन्य समस्या या अध्ययन से संबंधित संख्यात्मक तथ्य हमारे सामने होने चाहिए, हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए या हमें एकत्रित करने पड़ेंगे। गुणात्मक तथ्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। तीसरा, सांख्यिकी परिणाम केवल औसत सत्य होते हैं, अर्थात जब हम बात करते हैं कि सांख्यिकी विधियों की सहायता से हमने यह औसत निकाला, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हर इकाई पर लागू हो। अर्थात जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमने पिछले 10 दिन में जो दूध लिया वो इस प्रकार है, एक दिन 2 किलो लिया, एक दिन 1 किलो लिया, एक दिन 1.5 किलो लिया, एक दिन आधा किलो लिया, एक दिन 3 किलो लिया। इस तरह से 10 दिन में जो भी दूध लिया है वो कुल हुआ है 30 किलो और 30 किलो का औसत निकालते हैं तो प्रतिदिन 1 किलो, ये औसत हुआ है। प्रतिदिन ज़रूरी नहीं है कि हमने हमेशा ही 1 किलो ही दूध लिया है, कभी वो आधा किलो भी हो सकता है तो कभी 3 किलो भी हो सकता है। इसी तरह से अगला बिंदु हम कह सकते हैं, सांख्यिकी रीति किसी समस्या के अध्ययन की विभिन्न रीतियों में से एक है। अर्थात हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था या आप लोग पढ़ते हैं, किसी भी ज्ञान विज्ञान की शाखा के लिए, किसी भी विषय को समझने के लिए अनेक रीतियाँ होती है। आगमन विधि, निगमन विधि, स्थितिक, गत्यात्मक, अनेक प्रकार की रीतियाँ होती हैं। उनमें से सांख्यिकी भी एक रीति है। सब कुछ
सांख्यिकी नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर जो बिंदु है वो है सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है। अर्थात मैंने कहा कि संख्यात्मक तत्व उपलब्ध होने चाहिए या फिर हमें एकत्रित करने पड़ते हैं, और संख्यात्मक तथ्य पर्याप्त होने चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण है, विशुद्ध होने चाहिए। यदि अपर्याप्त समंक हो और शुद्ध आंकड़े नहीं होंगे तो रिजल्ट हमारे गलत होंगे। जैसे फैब्रिकेटेड समंक का उपयोग हो, या समंक संकलन करते समय हमने कोई गलत रीति अपनाई हो, या उचित रीति का उपयोग नहीं किया हो, या अनअधिकृत स्रोतों से हमने समंकों को एक लिया हो। जैसे मैं इसका उदाहरण देके समझाना चाहूँगा कि प्राथमिक समंक जब हम एकत्रित करते हैं तो गलत रीतियों का उपयोग कर लेते हैं, या फिर जब हम क्वेश्चनर के माध्यम से समंक एकत्रित करना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि हम सैंपल लेते हैं और सैंपल गलत तरीके से चुन लिए जाते हैं तो भी आंकड़े गलत हो सकते हैं। कई बार सभी आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं तो किसी एक क्षेत्र से संबंधित हम यूं ही औसतन समंक ले लेते हैं, लेकिन वो औसतन यदि आंकड़े गलत हो तो हमारे रिजल्ट भी गलत हो गए। ठीक इसी तरह से यदि हम द्वितीयक समंक ले रहे हैं और जिस स्रोत से हमने समंक लिए हैं वो स्रोत अनधिकृत है या उसने गलत पोस्ट कर रखे हैं तो हमारे रिजल्ट भी गलत साबित होंगे। इसी तरह से अगला जो बिंदु है, सांख्यिकी केवल साधन मात्र है, समस्या का समाधान नहीं है। इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है। और अगला बिंदु है, सांख्यिकी का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो सांख्यिकी रीतियों का ज्ञाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सांख्यिकी में दक्ष व्यक्ति ही सांख्यिकी विधियों का उपयोग कर सकता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि माना कि सांख्यिकी की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इसका उपयोग दक्षता के साथ पर्याप्त एवं विशुद्ध समंकों के प्रयोग से किया जाए तो यह अध्ययन का एक उत्तम माध्यम हो सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।